हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। मित्रों, ये जो चैप्टर है सीबीएसई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अतः इसको बहुत सही से समझने की ज़रूरत है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें आप। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायो-सेवर्ट लॉ। मित्रों, बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ने से पहले हमने 10th क्लास में पढ़ा था एक टॉपिक ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट एंड राइट हैंड थंब रूल। तो पहले मैं हल्का सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ ये क्या होते हैं। तो आइए देखिए मेरे साथ। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। मित्रों, मैं एक वायर ले रहा हूं, कंडक्टर है ए बी। इसको मैंने एक बैटरी की और रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया और एक कंपास नीडल ले ली मैंने। दिस इज दी कंपास नीडल। कंपास नीडल के फंक्शंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इसमें डिफ्लेक्शन आता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा हमने, मान लीजिए की ओपन है तो इसका मीनिंग क्या होगा, इस वायर में कोई करंट नहीं है, देयर इज नो करंट इन दी वायर। तो कंपास नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, इफ नो करंट इन दी वायर, no deflection shows by the compass needle, shows by the needle। कंपास नीडल ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या देखा हमने, मान लीजिए मैंने इस की को क्लोज कर दिया तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस कंडक्टर में करंट पास होने लगी। जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूं, कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन, इसमें डिफ्लेक्शन आया। तो इससे क्या रिजल्ट मिला कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अगर कंडक्टर में करंट पास होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फिर हमने थर्ड ऑब्जर्वेशन किया, इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट और क्या मिला, जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो गया। अगर पहले क्लॉकवाइज था तो अब वो एंटी क्लॉकवाइज आने लगा। तो क्या रिजल्ट मिला हमें, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसकी डायरेक्शन के लिए हमने 10th क्लास में पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के बारे में भी आपको वेल आइडिया है। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, और इसमें करंट मान लीजिए ऊपर की साइड जा रही है, ऐसे जा रही है। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या है कि अगर थंब ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है कंडक्टर के अंदर, तो जो फिंगर्स का जो कर्ल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। एक बार दोबारा सुने, इफ थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, देन कर्ल ऑफ द फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। एक बार देखिए, जैसे एक कंडक्टर में करंट ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, तो फिंगर्स का कर्ल कैसे आएगा, देखो ये वाली सिचुएशन, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला सिचुएशन। ये अगर कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन जैसे नीचे की तरफ है तो थंब ऐसे नीचे आ गया, ये क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आ गई, क्लॉकवाइज। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और इसको हम स्क्रू रूल से भी शो कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए एक बार, जैसे एक कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे जा रही है,
तो यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। कैसे निकालते हैं? जैसे ये कंडक्टर मैंने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में जाता है? क्लोज लूप की फॉर्म में। करंट कैसे जा रहा है? ऊपर की साइड है। मैग्नेट करंट लूप देखो ये वाला, ये वाला, ये। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा? अंदर की तरफ। पॉइंट यहाँ पे होता तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आता? आउटवर्ड। बात क्लियर हो गई? और इसे वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने एक ऐसी सिंपल लाइन खींच दी, तो इस लाइन के जस्ट ऊपर से एक एरो मार्क किया है। तो हम, और आप जानते हैं स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए आप, ये। तो स्क्रू टाइट हो रहा है। स्क्रू टाइट होने का मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, इनवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गया? इनवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं इस पॉइंट पर निकालना चाहता तो आप एरो ऐसे बनाते, ये एंटी क्लॉकवाइज से घुमाओगे तो इसका मतलब क्या है? स्क्रू बाहर आ रहा है। स्क्रू बाहर आने का मतलब क्या है? आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? आउटवर्ड। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। लेकिन कंडीशन क्या है? वायर में करंट कैसे होनी चाहिए? ऐसे ऊपर साइड। एकदम क्लियर हो गया होगा? तो हमने ये दो टॉपिक 10th क्लास में बहुत सही से पढ़े थे, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट और राइट हैंड थंब रूल। एक बार मैं रिमाइंड कराता हूँ दोबारा से कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये ऑस्टर्ड बता रहा है। मींस ऑस्टर्ड क्वालिटी ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर को डिफाइन कर रहा है। और राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है राउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। मींस अगर थंब जो है करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे तो फिंगर्स का जो कर्ल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होती है। जैसे मैं ये लूप बना रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होगी तो मुझे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होगी तो टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। तो जो टेंजेंट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करती है। क्लियर हुआ? ये था मेरे पास ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। अब आप और देखिए, तो ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट मिला? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड राउंड द कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप। इससे क्या रिजल्ट और मिल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी है। मींस करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो अब आप बात करेंगे हम बायो सेवर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई में लगातार इस टॉपिक पे कुछ न कुछ पेपर में पूछा जाता है, 2 to 3 मार्क्स। न्यूमेरिकल थ्योरी सब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मित्रों, जैसे ऑस्टर्न ने क्या बताया था कि कोई भी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप। किसकी फॉर्म में? क्लोज लूप की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो बायो सेवर्ट कहता है कि कंडक्टर के द्वारा किसी एक पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये बायो सेवर्ट लॉ बताता है। मींस ये मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है। ऑस्टर्ड क्या डिफाइन कर रहा था? क्वालिटी। और ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, किसी भी शेप का ले सकते हैं, और इसमें करंट आई पास हो रहा है, और ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है इस कंडक्टर के द्वारा, ये बायो सेवर्ट बताता है। ऐसा नहीं है, बायो सेवर्ट केवल क्या बताता है कि एक छोटे से पार्ट के द्वारा, करंट एलिमेंट्स के द्वारा इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक बार दोबारा सुनिए, बायो सेवर्ट टेल्स हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू द करंट एलिमेंट। एक कंडक्टर में एक छोटे पार्ट के द्वारा
मीन्स छोटा पार्ट क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, dl टेंस टू 0 के द्वारा एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये बायो-सैवर्ट लॉ बताता है। बायो-सैवर्ट लॉ टेल्स हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट एनी पॉइंट ड्यू टू द करंट एलिमेंट AB। इस AB के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड है। मित्रों मैंने यहां से क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली, मींस करंट एलिमेंट से लेकर के पॉइंट P तक की डिस्टेंस सपोज कीजिए कितनी है, R है। R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द करंट एलिमेंट A। और ये जो करंट एलिमेंट के साथ ये जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, सपोज कीजिए थीटा। तो बायो-सैवर्ट ने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट AB of length dl, where dl tends to क्या है, 0। dv ये 3-4 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, dv is directly proportional to dl। second, dv is directly proportional to the current in the conductor। third, dv is directly proportional to the sine angle between current element and observation line के बीच में जो एंगल होता है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। fourth, dv is inversely proportional to the square of the distance between current element and observation point, r पे डिपेंड कर रहा है। इन चारों को मैं कंबाइन कर दूं तो dv बराबर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो बायो-सैवर्ट ने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट। ये केवल बायो-सैवर्ट लॉ किसकी बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट AB। पूरे कंडक्टर की को डिफाइन नहीं कर रहा, केवल छोटे पार्ट। और वो कितना आया है, dv इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसे हम बायो-सैवर्ट कांस्टेंट कहते हैं, बायो-सैवर्ट कांस्टेंट। और इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 टू पावर -7। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसकी यूनिट होती है। ये जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट को हम कहते हैं परमिबिलिटी, परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। और एक टर्म और मैं डिफाइन करूँ यहाँ पे, म्यू, म्यू को हम कहते हैं, जो भी आया नहीं है, मैं जैसे मान लीजिए एयर नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है, कोई अदर मीडियम है तो हम म्यू लिखेंगे, उसे हम कहेंगे परमिबिलिटी, लिटी ऑफ द मीडियम। और ये जो म्यू है, म्यू का मतलब म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और इस म्यू आर को हम कहते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। इस म्यू को डिफाइन करने का मतलब क्या है, म्यू क्या शो कर रहा है, म्यू एक एबिलिटी, एक कह सकते हैं कैपेबिलिटी को शो करता है। किसकी कैपेबिलिटी, मीडियम की कैपेबिलिटी, जो मैग्नेटाइज्ड होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मींस म्यू डिफाइन द capability of the medium which magnetized in the presence of external field। तो ये जो म्यू है, म्यू नॉट, इसकी अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू हो गई
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसको याद कर लीजिए। तो मित्रों बायो-सेवर्ट लॉ समझ में आया? तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है? द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट इज गिवन बाई μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। जैसा मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका वेक्टर नोटेशन में क्या लिखूंगा? dv वेक्टर बराबर क्या होगा? μ0/4 पाई i dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? जैसे एक बार और समझ लीजिए, dl साइन थीटा है यहाँ पे। dl साइन थीटा का मतलब क्या हो गया? dl क्रॉस r कैप। r कैप की वैल्यू 1 ab साइन थीटा, और कैप को मैं हटा दिया तो यहाँ पे क्या बन गया था? dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन एक r यहाँ पे आ जाएगा, r स्क्वायर यहाँ पे था तो क्या बन जाता? ये r क्यूब बन गया। ये r इंटू r स्क्वायर डेट्स बाई r क्यूब। क्लियर हो गया होगा? तो अब आप एक और चीज देखिए। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है dv इज परपेंडिकुलर ऑन dl वेक्टर। dl वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और dv इज आल्सो परपेंडिकुलर टू r वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो dl के भी परपेंडिकुलर होगी और r के भी परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कंडक्टर ऐसे है, r ये है, ये देखिए, तो dl की जो डायरेक्शन है वो ऐसे ऊपर की तरफ, r ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा। कैसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? या तो ऐसे होगा या बाहर की तरफ होगा। अब ये बाहर और अंदर कैसे निकालते हैं? ये राइट हैंड थंब रूल से या स्क्रू रूल से निकालते हैं। तो इस पॉइंट पे जैसे मैं आपसे कहूँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है कि बाहर की साइड है, तो लगाइए अंदर की साइड। लूप यहाँ पे कैसे आ रहा है? अंदर की तरफ जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट से करके देखें, ये dl क्रॉस r, dl से r की तरफ स्क्रू को टाइट कीजिए। स्क्रू टाइट मींस अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे क्या होगा? इनवर्ट डायरेक्शन। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। बता दूं? जैसे हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ड्यू टू करंट एलिमेंट। अगर मुझे पूरे कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो इस एलिमेंट्स, जैसे हमें यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स बन सकते हैं, सबको हम क्या करते हैं? ऐड कर दें उस फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर कितना हो जाएगा जी? बी वेक्टर बराबर होगा समेशन dv मीन्स समेशन μ0/4 पाई i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये b वेक्टर, b की वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड नहीं। ठीक है, वेक्टर में लिखेंगे तो b वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? समेशन μ0/4 पाई i dl क्रॉस r upon r। This is the बायो-सेवर्ट। एक बार मैं फिर दोबारा डिफाइन करता हूँ। बायो-सेवर्ट लॉ क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू द करंट एलिमेंट इज इक्वल टू μ0/4 पाई i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्लियर हो गया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे बहुत समझने की जरूरत है। मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है,
स्टेट कंडक्टर है। ए बी एक कंडक्टर है जिसमें करंट कितनी पास हो रही है, आई पास हो रही है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि एक पॉइंट पी है जो कंडक्टर की जस्ट लाइन पे है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट द लाइन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लाइन पे अगर एक पॉइंट पी रख दूं कहीं भी, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। आंसर आपकी समझ में आ गया होगा और सभी ने मुझे लगता है निकाल लिया भी होगा। एक बार मेरे साथ डिस्कस कीजिए इसे। हम और आप जानते हैं dv बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाय शॉर्ट कहता है आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें एक छोटा सा पार्ट लूंगा मैं जिसकी लेंथ कितनी है, dl। अब आप देखिए जैसे भी हमने पढ़ा था, एक पॉइंट पी ले रहे थे, करंट एलिमेंट से एक लाइन खींचते थे। करंट एलिमेंट से जो लाइन खींचूंगा तो अब ये लाइन कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री या 180 डिग्री कह सकते हैं भाई, या तो 0 डिग्री कहेंगे अगर पॉइंट इस साइड है तो 0 डिग्री करंट की डायरेक्शन में चल रहा है। अगर इस साइड होता तो कितना होता, 180 डिग्री होता। साइन 0 की वैल्यू 0, 180 की वैल्यू 0, तो ये 0 या 180 कुछ भी लिखूं यहाँ पे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0, बी की वैल्यू 0। तो एक क्या रिजल्ट मिला, अगर पॉइंट जो है कंडक्टर की लाइन पे है, स्टेट कंडक्टर की कैसी है, लाइन पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उस पॉइंट पे, 0 होगा, बिकॉज थीटा इज 0 होगा या 180 डिग्री होगा। दोनों में से कुछ भी लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 है। और देखिए जैसे मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग, सर्कुलर कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर। मित्रों बेसिक्स को मत छोड़िए, अब आपके आंसर्स आपसे आने लगेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा है करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर, ये सर्कुलर कंडक्टर है और इसमें करंट पास करने लगे, आई पास हो रहा है, बैटरी आदि से हमने कनेक्ट कर दिया, करंट पास हो गया। और कहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, इसके सेंटर पे पूछा है। और कितना करंट पास हो रहा है, मान लीजिए आई पास हो रहा है और इस कंडक्टर की रेडियस को आप मान लीजिए आर है। तो पहला पॉइंट, कंसीडर अ सर्कुलर कंडक्टर ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई। बात क्लियर हो गई, एक बार दोबारा सुने, कंसीडर अ सर्कुलर कंडक्टर ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई। अब मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सेंटर पे निकालना है और बायो-सावर्ट लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी करंट एलिमेंट dv बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला थीटा ये लेते थे। अब आप इसमें कहीं भी करंट एलिमेंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया करंट AB और AB की लेंथ कितनी है, dl। एलिमेंट ऐसे जा रहा है तो देखिए dl वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी, इस साइड dl होगा। अगर करंट ऐसे जाता तो dl वेक्टर ऊपर की साइड होगा। r वेक्टर ये है, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पर ये r की वैल्यू आ गई। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल हो गया वो कितना बन गया, 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 हो गई। तो मैं आपसे कहूं मैग्नेटिक फील्ड at O at center due to current element AB of length
डीएल। बहुत सही तरीके से आप जानेंगे डीवी बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू 1, तो डीवी बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये केवल अभी इतने पार्ट के थ्रू निकला है, हमारे पास पूरा कंडक्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी होल कंडक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां से, फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर। मित्रों बी बराबर म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। आई कांस्टेंट है, आप करंट एलिमेंट कहीं बनाओगे रेडियस हमेशा सेम आएगी, तो डेट्स वाई आर इज कांस्टेंट। आर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट आएगी, आर स्क्वायर बाहर आ गया। आई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, समेशन डीएल। तो डीएल कहां से कहां तक है पूरा, सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो डीएल की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 पाई आर। तो बी बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बी इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r. This is the magnetic field at the center of the current carrying circular conductor. मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा ये। और देख हटा दूं, एक एक्टिविटी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप 100% इसे कर पाएंगे। देखिए मेरे पास एक कंडक्टर है जो इस शेप में है, ये स्टेट पार्ट है और ये सेमी सर्कल है, फिर ये स्टेट हो गया और इसमें करंट ऐसे पास होगा, आई करंट पास होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि इसके सेंटर पे जो सर्कुलर पार्ट है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अभी इस क्वेश्चन को आप देखिए, सही से देखिए, इसमें 3 पार्ट हो गए, 1 सर्कुलर, 2 और ये स्टेट अगेन 3। स्टेट 1 सर्कुलर 2 स्टेट 3 पार्ट को मैंने इस कंडक्टर को डिवाइड कर। अब इस स्टेट पार्ट के लिए देखिए ये जो पॉइंट है जस्ट लाइन पे है, थर्ड के लिए देखिए ये जब पॉइंट है जस्ट लाइन पे है। जब पॉइंट लाइन पे होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बताया 0, तो B1 की वैल्यू क्या हो गई 0, B3 की वैल्यू क्या हो गई 0। अब केवल कौन सा पार्ट बचा, सर्कुलर पार्ट बचा। अब सर्कुलर के लिए हम क्या करें, देखें एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए AB और जिसकी लेंथ कितनी है dl, और यहाँ पर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये होगी, रेडियस r, एंगल कितना बचा 90। बिल्कुल सिंपल। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, बायो-सावर्ट लॉ करंट एलिमेंट के लिए ही वैलिड है। करंट एलिमेंट dv बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। अगेन 1, तो dv की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास कंडक्टर इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक सेमी सर्कल है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर म्यू नॉट कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, और dl की वैल्यू पाई आर। पूरे कंडक्टर का क्या होता है 2 पाई आर, यहाँ पे आधा है तो क्या होगा पाई आर। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू पाई आर। आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो बी बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
म्यू नॉट आई अपॉन 4r। एकदम क्वेश्चन क्लियर हुआ। और एक क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन करना बहुत अनिवार्य है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को शामिल कीजिए। 4-6 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और आप ठीक से प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। देखिए, ये एक सर्कुलर आर्क है और इसका सेंटर है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of a current carrying circular arc. Magnetic field at the center of a current carrying circular arc. ये क्वेश्चन है। This is circular arc और इसका सेंटर ये है और इसमें करंट आई पास हो रहा है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि इस आर्क के द्वारा इस सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए ये हमें गिवन है, जो आर्क के एंड्स है सेंटर पे मान लीजिए अल्फा एंगल क्रिएट कर रहे हैं। सपोज द एंड्स ऑफ द आर्क सबटेन एंगल अल्फा एट सेंटर। करंट आई पास हो रहा है, ये हमें इतना गिवन है, तो यहाँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बहुत सही से हम सीख गए। आर रेडियस है, हमने एक करंट एलिमेंट डिसाइड करना ही पड़ेगा। बायोसावर्ट में ऐसा ही कहता है। इसकी लेंथ कितनी है dl और इसकी जो डायरेक्शन हो गई ऐसी हो गई dl वेक्टर, और एंगल कितना आ जाएगा ये अगेन 90 डिग्री। तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, मैं बार बार करंट एलिमेंट लिख रहा हूं, कंडक्टर नहीं लिख रहा, क्या लिख रहा हूं करंट एलिमेंट dv। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू 1, लेकिन मेरे पास कंडक्टर यहां से लेकर के यहां तक है, तो ड्यू होल कंडक्टर फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर कितना आएगा, बी बराबर म्यू नॉट एजेक्ट 4 एजेक्ट पाई एजेक्ट आई एजेक्ट आर स्क्वायर एजेक्ट समेशन dl। तो ये dl मींस इस आर्क की लेंथ निकालनी है। बहुत सही से आप जानते हैं, मुझे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला पढ़ा है। एंगल कितना सबटेंड हो रहा है अल्फा, आर्क की लेंथ कितनी हो गई dl, रेडियस कितना है r। तो समेशन dl का मतलब क्या आ गया अल्फा, dl क्या आ गया अल्फा। ये वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे। तो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू अल्फा आर से एक आर कैंसिल। तो b बराबर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू अल्फा। ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। तो उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो एक इस पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए प्लीज, इस शेप में कंडक्टर है, ये वाला नाम दे देता हूं इसे ABCD, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये वाली से, और ये सर्कुलर है दोनों। एक की रेडियस मान लीजिए A है और दूसरे वाले पार्ट की रेडियस B है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये अल्फा है।
करंट आई पास हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कहीं इसमें अब दिक्कत है। देखिए ये 4 कंडक्टर हो गए ए बी, इस ए बी के लिए पॉइंट जस्ट लाइन पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी क्या हो जाएगा 0। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी सी क्या हो जाएगा 0। ये दोनों के लिए तो 0 होगा। अब ये सर्कुलर बचा, ये सर्कुलर बचा। मैं कहूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डी, ये वाले सर्कुलर आर्क है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फॉर्मूला बता रखा है आई अपॉन आर इंटू एल्फा। आर की वैल्यू क्या है ए। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीसी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन बी इंटू एल्फा। लेकिन दोनों कंडक्टर्स में देखिए डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें ऐसे आ रहा है और इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इसके लिए डायरेक्शन निकाल दूं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, स्क्रू टाइट हो रहा है, तो इसका मतलब है यहां पर आएगा इनवर्ड और इसमें कैसा आएगा आउटवर्ड। इधर इसके थ्रू बाहर की तरफ, इसके थ्रू अंदर की तरफ। तो एक कम है, बी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला ज्यादा है, बी ए डी इज ग्रेटर देन बी बी सी। तो नेट फील्ड क्या होगा, बी बराबर आ गया बी ए डी माइनस बी बी सी। सॉल्व कर लेंगे, म्यू नॉट कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आई कॉमन आ गया, एल्फा कॉमन आ गया, 1/a माइनस 1/b। और कैसे डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है, आउटवर्ड आंसर। तो इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो भी हम बायो सेवर्ट लॉ पे ही डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक हल्का हल्का समझ में आया होगा। अगर आप वीडियोज को देखते हैं, कंप्लीट सही से देखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो ही जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।